और खबरें विस्तार से देखेंगे। राजसमंद से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर तेज रफ्तार बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भर्ती कर दिया गया इन सभी को। उदयपुर से जोधपुर की ओर ये निजी ट्रेवल्स बस जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। NH 8 पर धानीन के पास ये बस बेकाबू होकर पलटी है। तो एक और हादसे की खबर सामने आ रही है। राजसमंद से NH 8 पर भीषण हादसा हुआ है, जहां पर बस पलटने से कई लोग घायल हो गए हैं। और जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। डंपर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक अन्य डंपर में आग लगा दी। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पहले एक सड़क हादसा होता है, डंपर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत होती है और उसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर ग्रामीण पहुंचते हैं। गुस्सा इतना कि वहां पर आगजनी भी की जाती है और एक अन्य डंपर जो उस दौरान वहां पर मौजूद था, उसमें आग लगा दी जाती है। हालांकि आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन लोगों में इस दुर्घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर भारी आक्रोश है और उनकी ओर से मुआवजे की भी मांग की जा रही है। तो वहीं कोटा के RTU कॉलेज के बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से बिल्डिंग में रखी कई महत्वपूर्ण फाइलें और रिकॉर्ड भी जलकर खाक हो गए। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक सभी जरूरी फाइलें और दस्तावेज जलकर राख हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची दादाबाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और वो करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है। सुसाइड कांड में अब जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। DM ने कोचिंग संस्थान को नोटिस जारी कर दिया है। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर यह नोटिस थमाया गया है। नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के छात्र ने ही आत्महत्या कर ली थी। छात्र फोरित कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। तो ये बड़ी खबर कोटा से, जहां पर लगातार जो कोचिंग छात्र हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को लेकर अब जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है। DM ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। खंडे से झूल गया एक और चकनाचूर हो गई कई उम्मीदें, कई साल। 25 साल का फोरिद हुसैन अब इस दुनिया में नहीं। पश्चिम बंगाल के फोरिद ने वक्फ नगर के उस कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जिसमें वो किराए पर रहता था। घटना के बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। फोरिद कुछ वक्त पहले ही कोटा में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आया था। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस पर फिलहाल पुलिस के आला अफसर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ सुसाइड रोकने की कोशिशों का, कोटा को सपनों का शहर बनाने के दावों का। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 20 वर्षीय कोचिंग छात्र पश्चिम बंगाल का निवासी था और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों कोचिंग संस्थानों के अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जिस पंखे से लटक कर फोरिद ने आत्महत्या की, उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाई गई थी। जबकि प्रशासन ने छात्रों की बढ़ती आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें सुसाइड रोकने के लिए क्या थे दिशा निर्देश। स्क्रीन टेस्ट के बाद ही प्रवेश देने की बात कही गई। इसके अलावा छात्रों के असाइनमेंट के रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश भी था। हॉस्टल और PG के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने की बात कही गई थी। CCTV और बायोमेट्रिक मशीनों को जरूरी किया गया था। इसके अलावा कोचिंग कर्मियों और हॉस्टल कर्मियों के लिए गेट कीपर ट्रेनिंग जरूरी की गई थी। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की सुसाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
पिछले 11 महीने में 87 छात्रों ने अपनी जान दे दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोचिंग हॉस्टल और पीजी में दिशा निर्देशों का सही से पालन नहीं हो रहा? क्या सभी हॉस्टल और पीजी रूम्स में लग गई है एंटी हैंगिंग डिवाइसेस? अगर नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई आखिर प्रशासन कब करेगा? कोटा में सुसाइड के आंकड़े कम करने की अगली कार्य योजना क्या है? और कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में कमी नहीं आ रही है। इस साल के मात्र 11 माह में देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आने वाले 2 दर्जन से अधिक कोचिंग छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट जहां निवास करते हैं उन हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई जो कमरे हैं वहां एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लग पाई और एक और कोचिंग छात्र ने जो है पंखे से लटक कर मौत को गले लगा लिया और कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो कोटा स्टूडेंट सुसाइड मामले में मृतक छात्र के परिजन पश्चिम बंगाल से कोटा पहुंच गए हैं। आज पुलिस छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। बता दें सोमवार को वक्फ नगर इलाके में किराए के मकान में रह रहे छात्र ने पंखे से लटककर आत्महत्या की थी। छात्र पिछले साल से नीट की तैयारी कर रहा था। वहीं सुसाइड के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर पिकअप चालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कार सवार लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। नकदी और आभूषण लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए। कोठारी नदी के पास ये घटना घटी। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। पीड़ित का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसका सब कुछ छीन लिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लूट के बाद की, जहां पर पुलिस से न सिर्फ उसका नकदी बल्कि उसके आभूषण भी लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लगातार पीड़ित पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। तो वहीं सांचौर के झेडियावास में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिजनों की गुहार पर पुलिस ने जांच कर आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक युवक किसी लड़की से मिलने रणोदर गांव गया हुआ था, जहां पर युवती के परिजनों और आस पड़ोस के लोगों ने उसे ट्रैक्टर पर बांधकर बेरहमी से पीटा था। वहीं युवक की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब तक की जांच के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। सीकर के गोकुलपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरियाणा के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी की गाड़ी बेचने की फिराक में सीकर आया था और इसी दौरान पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरियाणा का 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जल्द ही उसे हरियाणा पुलिस को सौंपेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से लाल डायरी का जिन्न बाहर आ गया। शिवसेना नेता राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के कुछ और पन्ने जारी कर दिए हैं। जारी किए गए पन्नों में लिखा है कि सरकार गिराने की योजना बना रहे हैं। आए दिन गुड़गांव में कोई फ्लैट है और महरौली में दानिश अबरार के फार्म हाउस पर रहकर ऐसी गतिविधियां करने की जानकारी का उल्लेख है। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर और एक पत्रकार द्वारा जानकारी देने की बात लिखी गई है। वहीं सचिन पायलट की पूरी योजना की रिकॉर्डिंग को लेकर व्यवस्था करने की बात का जिक्र करते हुए सचिन पायलट पर नजर रखने और दिल्ली जाने की पूरी जानकारी रखने की बात भी लिखी है। लाल डायरी के पन्ने रिलीज होने के बाद एक बार फिर से चुनाव की मतगणना से पहले प्रदेश की सियासत गर्म हो रही है।
तो 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में उन सीटों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने पिछला चुनाव पूरी तरह से पलट दिया था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन सीटों पर सियासी गणित क्या है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, जहां कुछ सीटों का मुकाबला तो इतना टाइट होगा कि उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा देगा। हार जीत का अंतर भी 3 अंकों में ही होगा। ऐसा ही कुछ सीटों का समीकरण सत्ता का पूरा खेल बिगाड़ देता है। इन्हीं समीकरणों को साधने की कोशिश राज्य की लगभग 29 सीटें कर रही हैं। इन 29 सीटों पर हार और जीत का मार्जिन इतना कम होता है कि अंतिम समय तक पूरा समीकरण उलझा हुआ नजर आता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 29 सीटें ही तय करेंगी रेगिस्तान में राज बदलेगा या फिर रिवाज। 2018 के चुनाव में 29 सीटों पर 3% वोट का मार्जिन था। इन 29 सीटों में से 26 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर थी। कांटे के मुकाबले में बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। हालांकि 9 सीटों पर जीत का अंतर 1000 से कम वोटों का था। वहीं 7 सीटों पर अंतर 2000 से कम वोटों का था, जबकि 4 सीटों पर जीत का अंतर 3000 वोट का रह गया था और 9 सीटों पर हार और जीत पर 4000 वोटों का अंतर रहा था। हालांकि टफ फाइट में कुछ सीटें कांग्रेस के पास तो कुछ बीजेपी के पास गई। कांग्रेस की जीत का मार्जिन भी 1% से वोटों से कम था, जिनमें आसीन सीट सबसे पहले है। आसीन में मात्र 154 वोट से बीजेपी ने जीत हासिल की। पिछले 33 साल से कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा। इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से 1.4% बढ़ा, जो कड़ी टक्कर का एहसास करवा रहा। बीजेपी ने इस बार फिर से जब्बर सिंह पर दांव लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस से हंगामी लाल मेवाड़ा है। दूसरी सीट मारवाड़ जंक्शन की, जहां इस बार लोगों ने वोट करने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। यहां पर पिछली बार की तुलना में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ा। पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी से छिन गई थी। इस सीट पर निर्दलियों ने 252 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं इस बार इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होगी। वोटिंग को देखते हुए इस बार बीजेपी को वापसी की उम्मीद। इस सीट पर इस बार बीजेपी के केसाराम चौधरी मैदान में, जबकि कांग्रेस ने खुशवीर सिंह को उतारा था। पिछली बार की तुलना में इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने की बात कही जा रही है। वहीं पीलीबंगा सीट पर भी इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। यहाँ वोटिंग 2% से ज्यादा घटी, जिससे कांग्रेस को आस जगी है। पिछली बार बीजेपी को 278 वोटों से जीत मिली थी। हालांकि इस सीट पर लगातार जीतने के कारण बीजेपी वोटिंग को खुद के हक में मान रही है। टक्कर कांटे के होने की पूरी संभावना है। वहीं पीलीबंगा में इस बार कांग्रेस ने विनोद गोठवाल पर दांव लगाया। बीजेपी की तरफ से अक्सर विवादों में रहने वाले धर्मेंद्र मोची मैदान में। इन दोनों के बीच इस बार मुकाबला बड़ा ही तगड़ा होने की संभावना है। वहीं बात बूंदी सीट की करें तो पिछली बार बीजेपी को यहां से 713 वोटों से जीत मिली। ये सीट बीजेपी की मानी जाती है। इस बार वोटिंग परसेंटेज 1% भी नहीं बढ़ा। भाजपा के बागी रूपेश शर्मा भी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। समीकरणों के कारण कांग्रेस और पुराने प्रदर्शन के कारण बीजेपी इस सीट को अपना मना रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से अशोक डोगरा पर भरोसा जताया गया। अशोक डोगरा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हरिमोहन शर्मा हैं। हरिमोहन पर ये सीट बीजेपी से छीनने का दबाव भी था। फतेहपुर सीट पर भी मुकाबला काफी रोचक है। यहाँ इस बार वोटिंग प्रतिशत 3.4% गिरा है। मुकाबला 4 उम्मीदवारों के बीच है। ज्यादा दावेदार, मतदान कम, पार्टियां और उम्मीदवार सभी कंफ्यूज है। हालांकि 2018 में फतेहपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई। हालांकि जीत का अंतर महज 860 वोटों का ही था। इसी को देखते हुए इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही। पिछली बार कांग्रेस ने इस सीट जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला
काफी टाइट है। पोखरण सीट का मुकाबला भी काफी रोचक रहने वाला है। यहाँ हिंदू मुस्लिम माहौल के कारण हॉट सीट पर वोटिंग में मामूली गिरावट आई है। 2018 में इस सीट को कांग्रेस ने मामूली अंतर से जीता था। कांग्रेस के शाले मोहम्मद को 872 वोटों से जीत मिली थी और हार जीत का अंतर आधे प्रतिशत पर वोटों का था। इस बार पोखरण से कांग्रेस और बीजेपी से दो अलग धर्मों के धर्मगुरु मैदान में। पिछली बार भी यहाँ कांटे की टक्कर थी, इस बार भी सीट फंसी हुई है। किसी के भी खाते में ये सीट जा सकती है। दांता रामगढ़ में भी मुकाबला कांटे का है। यहाँ पिछली बार वोटिंग घटी तो कांग्रेस ने लगातार इस सीट को जीता। पिछली बार कांग्रेस ने इस सीट को 920 वोटों से जीता था। इस जीत से कांग्रेस का आत्मविश्वास भी बढ़ा। हालांकि इस बार वोटिंग बढ़ी तो बीजेपी इसे अपने पक्ष में मान रही। यहाँ सीधे तौर पर आकलन लगाना इसलिए परेशानी भरा है क्योंकि सीपीएम प्रत्याशी पूर्व विधायक अमराराम और जेजेपी की रीटा चौधरी भी इस सीट से खड़ी हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार गजानंद कुमावत और कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। दोनों कांटे के मुकाबले फंसे हुए हैं क्योंकि खेल तीसरा खिलाड़ी बिगाड़ सकता है। सिवाना सीट भी हॉट सीट है, जहां पिछली बार बीजेपी का कमल खिलाया गया था। हालांकि जीत सिर्फ 957 वोटों से ही हुई थी। यहाँ पिछली बार बीजेपी की लगातार तीसरी जीत थी। वहीं इस बार मानवेंद्र सिंह के कारण ये सीट चर्चा में है। इस सीट पर मतदान घटने से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मुकाबला मानवेंद्र और बीजेपी के हमीर सिंह भायल के बीच है। एक सीट खेतड़ी भी है, जहां पिछली बार मुकाबला काफी कांटेदार रहा था। इस सीट को कांग्रेस ने 957 वोटों से जीता था। बीजेपी को यहां पर 2018 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। इस बार ये सीट चाचा भतीजी के बीच के मुकाबले से चर्चा में आ चुकी है। यहाँ वोटिंग प्रतिशत में मामूली बढ़त देखी गई, जो कांटे के मुकाबले की ओर इशारा कर रहा। हालांकि इन सीटों पर हुए कांटे के मुकाबले का असर इस बार भी पड़ने वाला है। इन मुश्किल सीटों पर सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि पिछली बार के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया था। आखिरी समय तक हार जीत को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं था। हालांकि इस बार कुछ सीटों पर वोटिंग बढ़ी है तो कुछ पर घटी भी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकाबला काफी रोचक होगा। वहीं सभी उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सबको इंतजार 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर को ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।